हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की मनी के एवोल्यूशन की कि मुद्रा की उत्पत्ति किस तरह हुई और फिर हमने मुद्रा और निकट मुद्रा के बीच अंतर को भी समझा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी की या मुद्रा के कार्यों की। वर्तमान में जो मुद्रा है वो मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित बहुत सारे काम करती है। मुद्रा की परिभाषा में जैसे हमने बात की थी कि किसी भी ऐसी वस्तु के रूप में हम मुद्रा की परिभाषा दे सकते हैं जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो और साथ ही जो मूल्य के मापक और मूल्य के संचय का भी काम करे। तो इस तरह से मुद्रा बहुत सारे काम करती है और मुद्रा के कार्यों को अगर हम एक कविता के अंश के रूप में व्यक्त करें तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। As this doesn't complete the picture, we may add transferability more। तो इसमें जो ये कविता का अंश है इसमें मुद्रा के मेन 5 कार्यों की बात की गई है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम का भी काम करती है, मूल्य के माप का भी काम करती है, मूल्य के संचय का भी काम करती है और स्थगित भुगतानों के मान के रूप में भी मुद्रा को यूज़ किया जाता है और मेनली धन के हस्तांतरण, जिसमें हमने लास्ट में डाला ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब मुद्रा के द्वारा धन का हस्तांतरण भी किया जा सकता है। तो इस तरह से हम जो मुद्रा के कार्य हैं उसको कई भागों में बांट सकते हैं। प्रोफेसर किनले ने जो मुद्रा के कार्य हैं उसको 3 भागों में बेसिकली बांटा है। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य। सेकंड सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम गौण कार्य या सहायक कार्य बोलते हैं। और तीसरा है कॉन्टिंजेंट फंक्शंस, मतलब आकस्मिक कार्य। तो वन बाय वन हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कार्यों की, प्राइमरी फंक्शंस। प्राथमिक कार्यों का मतलब होता है मुद्रा के उन मेन या कार्यों से या मूल कार्यों से है जो विश्व के सभी देशों में जनरली मुद्रा के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें बेसिकली 2 फंक्शन आ जाते हैं, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, और दूसरा है अ यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब जिसे हम बोल देते हैं लेखे की इकाई या मूल्य के मापदंड का कार्य। तो ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो प्राइमरी फंक्शंस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम। ये मुद्रा का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि मुद्रा के आने से जो विनिमय की प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल हो गई है। इसके द्वारा हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु और सेवाओं को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। मुद्रा के माध्यम से जो विनिमय का जो काम है वो इनडायरेक्ट हो गया है, अप्रत्यक्ष हो गया है। पहले क्या होता था, एक वस्तु या सेवा को, अब इसमें क्या मतलब पहले क्या होता था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय होता था, लेकिन मनी के आने के बाद क्या हुआ, जो भी वस्तु या सेवा उसको हम पहले मुद्रा में बदलते हैं और फिर उस मुद्रा के बदले में हम जो भी हमें दूसरी चीज़ें और सेवाएं चाहिए, वस्तुएं चाहिए, हम उसको खरीद लेते हैं। तो इस तरह से मनी के आने के कारण जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो एक मेन प्रॉब्लम थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, मुद्रा के आने से ये आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो कठिनाई है वो दूर हो गई है। क्योंकि मौद्रिक प्रणाली ने क्या किया है, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय की जो प्रक्रिया है उसको अलग अलग कर दिया है। अब कोई व्यक्ति मान लो वस्तुएं खरीदना चाहता है तो मुद्रा के द्वारा ऐसा आसानी से कर सकता है, और कोई व्यक्ति वस्तु बेचना चाहता है तो वो मुद्रा के रूप में इन्हें आसानी से बेच सकता है। तो इस तरह से विनिमय की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी सरल हो गई है और सुविधाजनक हो गई है। तो मनी के आने के कारण आवश्यकताओं की बहुलता भी बढ़ी है, बाजार का भी विस्तार हुआ है और निवेश और आर्थिक समृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला है। और इस तरह से हम लास्ट में ये भी कह सकते हैं कि मनी के आने से ही मल्टीलेटरल ट्रेड या बहुपक्षीय ट्रेड या व्यापार सुगम हुए हैं। तो ये था मनी का मेन फंक्शन, विनिमय का माध्यम। सेकेंड फंक्शन की हम बात करेंगे अ यूनिट ऑफ अकाउंट या मूल्य का मापक या मूल्य का मापदंड। जो मुद्रा है वो मूल्य के मापदंड या लेखे की इकाई के रूप में भी काम करती है। मुद्रा का दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आजकल मुद्रा के रूप में आंका जाता है। मुद्रा में आंके गए जो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य हैं उसको कीमत कहा जाता है। मनी के आने से पहले क्या था, मूल्य का माप पॉसिबल नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मुख्य कठिनाई थी मूल्य को मापने का अभाव।
तो मुद्रा के आने से ये कठिनाई दूर हो गई है। आजकल जो हम किसी भी चीज़ का जो मूल्य है वो मुद्रा के रूप में या कीमत के रूप में माप सकते हैं। जैसे हम कहें कि चीनी मान लीजिए 40 रुपये किलो है, तो ये मनी के आने के बाद ही पॉसिबल हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो कीमत के रूप में मापा जाना पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की या गौण कार्यों की। ये जो गौण कार्य होते हैं ये प्राथमिक कार्यों के सहायक कार्य होते हैं। इनमें हम बेसिकली 3 फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं। मुद्रा के 3 मेन सेकेंडरी फंक्शंस हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का मान। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय। और तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतानों का मान, या हम इसको कह सकते हैं भावी भुगतानों का मान। बहुत से लेन देन ऐसे होते हैं जो उधार होते हैं, या हम कहें जिनका भुगतान हम इमीडिएटली या तत्काल ना करके भविष्य में करते हैं। तो इस तरह के भुगतानों को हम भावी भुगतान बोल देते हैं। लेकिन इस तरह के जो भुगतान होते थे वस्तु विनिमय प्रणाली में, इस तरह के भुगतानों में काफ़ी कठिनाई आती थी, क्योंकि वस्तुओं का जो मूल्य होता था वो परिवर्तित होता रहता था। उसकी जो किस्म है या क्वालिटी है वो भी एक जैसी नहीं रहती थी। और जब हम किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं तो हमें उसके मूलधन और ब्याज दोनों देने पड़ते हैं। तो ऋण और ब्याज का वस्तुओं के रूप में लेन देन करना काफ़ी कठिन कार्य है। लेकिन उधार का जो भुगतान है वो मुद्रा में करना और उधार का हिसाब मुद्रा में रखना काफ़ी इजी है और संभव हो गया है। यह हम कहें कि मुद्रा के आने से जो विनिमय में जो भावी भुगतान होते थे या ऋणों का लेन देन है वो पहले जो संभव नहीं होता था, वो मुद्रा के आने से वो लेन देन संभव हो गया। क्यों? क्योंकि मुद्रा के मूल्य में शीघ्र परिवर्तन नहीं होता, और जो शेयर, डिबेंचर, जो प्रतिभूतियाँ हैं उसका क्रय विक्रय भी मुद्रा के कारण ही संभव हो सका है। तो मुद्रा के इसी काम के परिणाम स्वरूप हम कहें कि जो मनी मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है उसका विकास संभव हो सका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्रा के कारण भावी भुगतानों का मान पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट हम दूसरे गौण कार्य की बात कर लें। दूसरा गौण कार्य है स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य का संचय। जो मनी है या मुद्रा है वो मूल्य के संचय के रूप में भी काम करती है। मूल्य संचय का मतलब क्या होता है? मूल्य संचय का मतलब है कि मुद्रा को तुरंत वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च ना करके उसे भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से बचा लेना। हर मनुष्य जो है वो अपनी आय में से कुछ ना कुछ बचाना चाहता है, इसे ही मूल्य संचय कहा जाता है। तो जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी जब, तो मूल्य का संचय करना संभव नहीं था, क्योंकि वस्तुएं होती थी, पशु होते थे। वस्तुओं और पशुओं को संग्रह करने के लिए एक मतलब घर ही जू टाइप बन जाता था। और जो वस्तुएं होती हैं वो नाशवान भी होती थी जनरली, और नाशवान वस्तुओं को तो बचाकर भी नहीं रखा जा सकता। तो वस्तु विनिमय को प्रत्येक व्यक्ति भी स्वीकार नहीं करता, बल्कि मुद्रा विनिमय जो है वो सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये मुद्रा संचय करने का सर्वोत्तम साधन है। या हम कहें मुद्रा के रूप में बचत करना सेफ भी है, सुरक्षित भी है, इसके नष्ट होने का भी भय नहीं रहता, और इसके लिए अधिक स्थान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुद्रा के आने से मूल्य का संचय भी पॉसिबल हो पाया है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट इसका जो तीसरा गौण कार्य है वो है धन का हस्तांतरण। मुद्रा के कारण धन का हस्तांतरण भी सुविधाजनक हो गया है। मुद्रा जो है वो सबसे लिक्विड फॉर्म है संपत्ति का है, और साथ ही इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण भी पाया जाता है। इसलिए ये दोनों गुण होने के कारण इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हस्तांतरण है वो संभव हुआ है। हम मुद्रा के रूप में या मुद्रा के द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब बेच के यहीं पे ही, और दूसरे व्यक्ति को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हस्तांतरित कर सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति पंजाब से हरियाणा में जाना चाहता है, तो पंजाब वाले कोई भी उसकी जो मकान है, जायदाद है, उसको वो वहीं बेच देगा, और उसको बेच के मुद्रा के रूप में धन कमा लेगा, और जो उसी मुद्रा से हरियाणा में आकर अपनी जायदाद खरीद लेगा। तो इस तरह से मनी के आने के कारण धन का हस्तांतरण संभव हुआ है, या हम कहें धन हस्तांतरण में मुद्रा काफ़ी सहायक है, और इसके कारण जो साधनों की मोबिलिटी है या साधनों की गतिशीलता है वो भी बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकस्मिक कार्यों की, कॉन्टीजेंट फंक्शंस। आकस्मिक कार्य मुद्रा के वो काम होते हैं मतलब जिनका महत्व देश के आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ता जाता है।
इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मनी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की मनी जो है मुद्रा है वो अन्य साख पत्रों का आधार है। कि यहाँ हम कहें कि मुद्रा के चलन से पहले साख का निर्माण संभव नहीं था या साख पत्रों का चलन नहीं था, लेकिन आजकल जो लोग हैं चेक यूज़ कर रहे हैं, ड्राफ्ट या अदर जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनके साथ उनके द्वारा लेन देन करते हैं, तो ये सब लेन देन मनी के आने के बाद ही पॉसिबल हुए हैं। या हम कहें मुद्रा जो है इन सभी साख पत्रों का आधार है। कैसे कि वो ऐसे कि लोग क्या करते हैं अपनी इनकम का एक भाग बचा लेते हैं और उस भाग को बैंकों में जमा करवा देते हैं और इस जमा को ही वो चेक्स और ड्राफ्ट के द्वारा निकलवाते हैं। तो चेक और ड्राफ्ट जैसे जो ये साख पत्र हैं इन्होंने मुद्रा की जो पूर्ति है उसको बढ़ाया है और इस तरह से विनिमय की प्रक्रिया को भी काफ़ी सहज और सरल बना दिया है। तो इस तरह से मुद्रा क्या काम करती है, अन्य साख पत्रों का आधार का काम करती है। नेक्स्ट है मनी फैसिलिटेट्स द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कि मुद्रा ने राष्ट्रीय आय के वितरण के अध्ययन को भी काफ़ी सरल बना दिया है। या हम कहें कि मुद्रा के आने के बाद जो राष्ट्रीय आय का जो वितरण है वो प्रॉपरली सभी साधनों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली संभव हो पाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वस्तुओं का उत्पादन है वो विभिन्न साधनों के सहयोग से होता है और इन साधनों को इनकी सेवाओं के बदले में पुरस्कार देना पड़ता है। लेकिन जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी तो ये जो पुरस्कार है वस्तुओं के रूप में करना काफ़ी कठिन होता था। जैसे मान लो कोई जूता फैक्ट्री है, जूते बनाती है, वो अपने श्रमिकों को वेतन के रूप में मान लो जूते ही देने लगे तो ये काफ़ी हास्यास्पद होगा। इसलिए उत्पादन के जो साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, उनका जो पुरस्कार है वो लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ इन सब के रूप में जो देना मुद्रा के कारण ही संभव हो पाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो मुद्रा है वो इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार भी बनी है। या मनी के आने के बाद जो राष्ट्रीय आय का वितरण सभी साधनों में सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाया है। नेक्स्ट है मनी इज़ द बेरर ऑफ ऑप्शन। मुद्रा जो है वो आपके निर्णय का वाहक है। मुद्रा निर्णय के वाहक का भी काम करती है। अब निर्णय के वाहक का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति के पास मुद्रा है वो उसे जिस तरह भी चाहे उसका प्रयोग कर सके, तो उसको बोलते हैं ये हमारे निर्णय का वाहक है। मान लीजिए आपने मान लो कार खरीदने के लिए पैसा बचा रखा है, लेकिन आपके घर में कोई इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो किसी को बीमारी आ गई कोई, तो उस बीमारी के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ गई, तो आपने जो पैसा जो जोड़ा हुआ है उस धन को आप उस अपने भाई के इलाज के लिए, उस व्यक्ति के इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रा क्या है, आपके निर्णय का वाहक का भी काम करती है। नेक्स्ट है मनी सर्व्स एज अ गारंटी ऑफ सोलवेंसी कि जो मुद्रा है वो आपकी शोधन क्षमता की गारंटी के रूप में भी काम करती है। जब कोई मान लो कोई फर्म है, अब जब मुद्रा के रूप में अपने मौद्रिक दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स ये ज़रूरी है कि दिवालिया उसको घोषित ना किया जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है, उस फर्म की जो कुल परिसंपत्तियां हैं वो उसके दायित्वों से अधिक होनी चाहिए। तो इस तरह शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए क्या है, हर व्यक्ति या फर्म या बैंक या किसी भी कंपनी को मुद्रा के रूप में कुछ ना कुछ जो नगद जमा है वो हमेशा अपने पास रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो मौद्रिक जमा है, पैसा अगर उनके पास जमा होगा, पैसा होगा सफिशेंट, तो उनकी शोधन क्षमता की गारंटी का भी काम करती है। नेक्स्ट है मनी फैसिलिटेट्स लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल कि मुद्रा के आने से जो पूंजी की जो तरलता है उसमें भी वृद्धि हुई है, या मुद्रा जो है वो पूंजी की तरलता में भी सहायक होती है। जैसे कि हमने ये बात वैसे मूल्य के हस्तांतरण में कर ही ली है, वही बातें यहाँ सेम बतानी है कि मनी में क्योंकि सामान्य स्वीकृति का गुण होता है इसलिए ये पूंजी को लिक्विड बनाए रखने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। मान लो एक व्यक्ति है, वो मकान, दुकान या भूमि इसके रूप में पूंजी को लेने से मना कर सकता है, लेकिन मुद्रा के रूप में लेने में वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। तो इस तरह से मनी के आने से जो पूंजी की तरलता है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मुद्रा के हैं वो जो काम तीन तरह के काम थे। एक प्राथमिक कार्य है, एक गौण कार्य है और तीसरा आकस्मिक कार्य है। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।